Good morning everyone. My name is Millie Goel and we are back with a new topic, that is the colloids. ठीक है, so we were discussing about the solutions, true solutions, colloids and suspensions previously. ठीक है, आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा that is about the colloids. आज हम लोग colloids के बारे में डिस्कस करेंगे which is the very very important part for the exam point of view. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है कोलॉइड्स, जिसमें से 99% और इवन वी कैन से द 100% यू विल फाइंड अ क्वेश्चन इन द पीटेट और सीटेट एग्जाम. अंडरस्टूड? ठीक है, तो कोलॉइड्स को डिस्कस करने से पहले कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कोलॉइड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कोलॉइड एक्चुअली. ठीक है, तो कोलॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. ठीक है, कोलॉइड जो वर्ड होता है, ये जो वर्ड है बेटा, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट इज द कोला एंड एडियोस. ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, जिसमें से कोला का मतलब होता है ग्लू एंड इसका मतलब होता है लाइक. सो कोलॉइड्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड द कोलॉइड कि कोलॉइड कोई एक फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है. कोलॉइड कोई फिजिकल हमारे पास चीज़ नहीं होती है जिसको हम लोग टच कर सकें या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है. कोलॉइड एक स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होता है बेटा, जिसमें एक पर्टिकुलर साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टूड? ठीक है, तो वो पर्टिकुलर साइज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर जो साइज है दैट इज बिटवीन द 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. बहुत सारी बुक्स में इसको 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर भी लिखा जाता है, लेकिन द मोस्ट एक्यूरेट वन इज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. गॉट इट? ठीक है, नाउ आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज कंप्लीटली ऑन द कोलॉइड्स. कल हम लोगों ने सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन इसको डिफाइन किया था, लेकिन आज हम लोग पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो कोलॉइड की फॉर्म में पढ़ेंगे. इसका रीज़न क्या है, पूरा लेक्चर इस चीज़ को देने का मतलब क्या है कि ये जो एक टॉपिक है वो पीटेट एग्ज़ाम के लिए या फिर पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी पेपर्स होते हैं उनमें जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसमें कोलॉइड्स एक बहुत बड़ा वेटेज रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है, जिसकी वजह से इसको पढ़ना ज़रूरी है. ठीक है, इसमें हम लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी करेंगे जो लोअर क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, या फिर जो बच्चे केमिस्ट्री से नहीं हैं या फिर जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं हैं, जिन्होंने पहले उसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए भी ये टॉपिक जो है वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. ठीक है, सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस टॉपिक बिकॉज यू विल फाइंड मिनिमम ऑफ 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, इन योर पीटेट एग्जाम. गॉट इट? तो अभी हम लोग इसका मतलब समझ रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोलॉइड्स होते हैं बेटा वो ग्लू लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं या ग्लू लाइक सॉल्यूशंस होते हैं. ठीक है, तो कोलॉइड का मीनिंग हम लोगों ने यहाँ पे समझा. अभी हम लोग बात करेंगे कि कोलॉइड जो है वो कैसे बनता है, कोलॉइड का जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है. हम सब लोगों को पता है और हम लोग अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रू सॉल्यूशन, देन इसका मतलब होता है कि इट इज द बाइनरी सॉल्यूशन. बेसिकली हमारे जो सिलेबस का पोर्शन होता है और जो हमारे लिए मेजर इंपॉर्टेंस रखता है वो होते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस. बाइनरी वर्ड का मतलब होता है 2 कंपोनेंट्स वाला. सॉल्यूशन कितने भी कंपोनेंट्स को मिला के बना सकते हैं विच आर इन द फिक्स्ड रेशियो बाय मास, बट जब हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें से क्वेश्चन आता है या जो अपने सिलेबस का पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन होता है. इसके अलावा टर्नरी सॉल्यूशन होता है. टर्नरी का मतलब 3 कंपोनेंट हो जाएंगे. क्वाटरनरी सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं. लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस ओनली. ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, एंड सेकेंड कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द 2 कंपोनेंट्स ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन. ठीक है, विच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, और वी कैन से जब हम लोग सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे उसमें आपको मैं डिटेल में कराऊंगी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होते हैं. ठीक है, लेकिन हम लोग कोलॉइड्स को कर रहे थे इसलिए हमें इसको थोड़ा सा एज अ इंट्रोडक्टरी पार्ट हमें करना पड़ेगा.
सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है बेटा जिसको किसी मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है, और उस मीडियम को क्या कहते हैं जिसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। तो बेसिकली सॉल्वेंट इज द मीडियम जिसमें हम लोग किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं, विच इज कॉल्ड द सॉल्यूट। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने एक गिलास वाटर का ले लिया, एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें हम लोगों ने 1 स्पून जो है वो सॉल्ट का डिसॉल्व कर दिया, गॉट इट? ठीक है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में करते हैं। तो 1 स्पून सॉल्ट जो है दैट इज द सॉल्यूट, एंड द वाटर इन विच द सॉल्यूट इज गेटिंग डिसॉल्व्ड इज नोन एज द सॉल्वेंट। ठीक है, in general solute is represented as the B and solvent is represented as A. This is the general notation for solute and solvent respectively. Got it? ठीक है। On the other hand, when we talk about the colloids, जब हम लोग colloids के बारे में बात करते हैं तो colloid is also formed by the 2 components. colloids के भी 2 components होते हैं बेटा, वो कौन कौन से होते हैं वो हम लोग अभी समझेंगे। जो colloid होता है इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड डिस्पर्जन मीडियम। अंडरस्टूड? dispersed phase and dispersion medium which is exactly similar to the solute and solvent respectively. ठीक है, dispersed phase जिसको in short हम लोग DP भी बोलते हैं, and dispersion medium जिसको in short हम लोग DM भी बोलते हैं। तो DP and DM are the 2 components of the colloidal solution. ठीक है, colloids basically क्या है? It is the form of solution जिसमें एक particular state of particles होती है, particular size of particles होते हैं। ठीक है, similarly जब हमने solution का बात किया, solution के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें भी 2 components के बारे में पढ़ा, और colloidal is a form of solution जिसमें again we are dealing with the 2 components which is known as the dispersed phase and dispersion medium. The definition is exactly same as that of the solute and solvent. उसके जैसा ही same definition है। dispersed phase वो होता है जिसको medium में dissolve किया जाता है, and dispersion medium जो है it is like the solvent exactly. वो solvent होता है जिसमें dissolve किया किसको जाता है? dispersed phase को। Understood? ठीक है, so this is the basic classification of the colloids into the 2 parts which is the dispersed phase and dispersion medium. Now next क्या चीज आती है बेटा? On the basis of the dispersed phase and dispersion medium, जो colloidal solutions हैं वो कितने तरह के हैं? ठीक है, हमारा जो next question है which is very important for the exam, जो एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस पोर्शन में से जरूर आता है। ठीक है, okay, so let's move on the next topic, that is the classification of the colloidal solutions on the basis of the dispersed phase and dispersion medium. Okay, so on this basis जो colloids होते हैं बेटा they are of the 8 types. ठीक है, colloids जो हैं वो 8 तरह के होते हैं, बेसिकली 9 तरह के होते हैं, लेकिन जो 9th टाइप है वो जो उसको अगर हम लोग मिक्स कर दें उसमें जो दोनों कंपोनेंट्स हैं वो दोनों का फॉर्म होता है गैसियस फिजिकल स्टेट जो होती है, दैट इज गैसियस फिजिकल स्टेट, जिसकी वजह से अगर 2 गैसेस को हम लोग मिक्स करेंगे तो इट विल गिव यू द होमोजीनियस मिक्सचर विच इज नॉट अंडर द कैटेगरी ऑफ द colloid. सो आर एग्जैक्ट नंबर ऑफ colloidal solution is of 8 types. Got it बेटा? सो 8 टाइप्स को हम लोग क्लासीफाई करेंगे डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। कई बार एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, विच इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम है, तो बताओ कोलॉइडल सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा? व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है, कंफ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है। दिस इज क्लियरली अंडरस्टूड कि जो स्टेट ऑफ मैटर डिस्पर्जन मीडियम का होता है वही स्टेट ऑफ मैटर कोलॉइडल सॉल्यूशन का भी होता है। ठीक है, तो ये अगर क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है तो बेटा दिस इज जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, ये आपको सिर्फ एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन डाला गया है, लेकिन इससे सिंपल क्वेश्चन और कोई नहीं हो सकता है। सो इट इज अंडरस्टूड कि जो भी फिजिकल स्टेट डिस्पर्जन मीडियम का होगा वही फिजिकल स्टेट किसका होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन का होगा। अंडरस्टूड? चलो, तो हम लोग उन 8 टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं और उनकी क्या क्या एग्जाम्पल है।
कोलॉइडल सॉल्यूशंस को हम लोग हर रोज़ अपने डेली रूटीन में देखते हैं, उनके साथ डील करते हैं, तो इसलिए इनको समझना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं चाहिए, बहुत बड़ा ऐसा कुछ टफ एग्जाम्पल नहीं चाहिए जो हमने कभी देखा ना हो, हमने कभी सुना ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइप को स्टार्ट करते हैं। अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड हो और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का स्टेट क्या हो जाएगा? सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि मीडियम का स्टेट ऑफ मैटर क्या है? सॉलिड है, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसको क्या बोलते हैं? नेम ऑफ द कोलॉइड, तो इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। वन थिंग आई वांट टू मेक यू क्लियर कि जब हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा जी, तो ट्रू सॉल्यूशन को सॉल्यूशन लिखा जाता है, लेकिन इन केस ऑफ द कोलॉइड जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसको सोल लिखा जाता है, ठीक है। एक सिंगल वर्ड है, दैट इज द सोल, विच इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन कोलॉइड्स के केस में इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, दैट इज द सोल, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम लोग अपना एक लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें या किसी को समझाना चाहें तो इसका मतलब सॉलिड सॉल्यूशन ही होता है, लेकिन हम लोग इसको टेक्निकल टर्म्स में नहीं एक्सप्लेन करते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास सॉल्यूशन को और कोलॉइड्स को डिफ्रेंशिएट करने का कोई पॉइंट नहीं बचता है, इसलिए उसको एक अलग टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज द सॉलिड सोल। अंडरस्टूड, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड स्टोन का एग्जाम्पल, सॉलिड सोल का एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे जेम स्टोन्स होते हैं बेटा, जेम स्टोन्स सब लोगों ने देखे होंगे, जो मोस्ट ऑफ द मेल एंड फीमेल जो अपनी रिंग्स में पहनते हैं। आप लोगों ने कलर्ड स्टोन्स देखे होंगे जो रिंग में डाले जाते हैं, उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है रूबी, जो पिंक कलर का एक स्टोन होता है, डार्क पिंक कलर का, दैट इज द जेम स्टोन, ठीक है। तो वो जो है दैट इज द कोलॉइड, एक्चुअली वो कोलॉइड होता है और उसका जो नेम है वो क्या होता है? सॉलिड सोल होता है। अंडरस्टूड, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइप। आगे के जो टाइप्स हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे। पहले में हम लोगों ने थोड़ा टाइम लगाया, क्यों? क्योंकि आप लोग पहली बार कर रहे हो और इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बिल्कुल डायरेक्टली पूछा जाता है कि अगर डिस्पर्स्ड फेज ये है, डिस्पर्जन मीडियम ये है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्हाट काइंड ऑफ कोलॉइड इज दिस? या इनमें से अगर आपको 4 ऑप्शंस दे दिए, उनमें से आपको पूछेंगे कि इनमें से सॉलिड सोल कौन सा है, या फिर इनमें से किस में डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो आपको ये चारों कॉलम जो हैं वो बहुत ज़्यादा ध्यान से याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से अपने दिमाग में बिठाने हैं। यू विल फाइंड द वन क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रॉम दिस टेबल। अंडरस्टूड? सेकंड जो आता है बेटा, अगला जो है डिस्पर्स्ड फेज अगर हमारे पास लिक्विड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉलिड ही है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज अगर हमारे पास लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो सॉलिड है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट इज कॉल्ड द जेल। उसको क्या बोलेंगे? जेल बोलेंगे। जेल भी हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। आप लोग हेयर जेल का यूज़ करते हो, खाने वाली जेल भी होती है एक, ठीक है। तो बहुत तरह की जो जेल है वो आप लोग अपनी लाइफ में या अपने डेली रूटीन में देखते हो, ठीक है। तो जो डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड को मिलके बने, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेल बोलते हैं। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? जैसे चीज़ हो गया, चीज़ इज़ अ टाइप ऑफ जेल। बटर हो गया, बटर इज़ अ टाइप ऑफ जेली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो चीज़ एंड बटर, ठीक है। ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ क्या होता है और बटर क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो भी हम एग्जांपल्स करेंगे वो आपके डेली रूटीन में पार्टिसिपेट करती हैं, आप हर रोज़ उनके साथ डील करते हो, ठीक है। जैसे जेली हो गया, चाहे वो खाने वाली लगा लो चाहे कोई भी लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी, अगर हमारे पास डिस्पर्स्ड फेज जो है वो क्या हो जाए? गैस हो जाए, और अगर डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड ही रहे। थर्ड वन इज दिस इज द गैस एंड दिस इज द सॉलिड, ठीक है। तो इसको अगेन हम लोग क्या बोलेंगे? नाउ पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? उसका फिजिकल स्टेट अगेन जो है वो हमारे पास क्या होगा बेटा? सॉलिड ही होगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं, फोम,
ठीक है। जैसे फोम में हमारे पास, आप लोग फोम को देखते भी हो, जो झाग होती है, अगर हम लोग स्प्रे करते हैं, कुछ स्प्रेज हमारे पास ऐसा होते हैं कि जिसमें से फोम बाहर निकलती है, ठीक है, दैट इज द टाइप ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं। सॉलिड फोम भी बोल सकते हो या फिर अकेला फोम भी बोल सकते हो। अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास बेटा जी, अगला जो है, अगर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, सोल बोलेंगे, ठीक है। ये सिंपली क्या हो गया, सोल हो गया। सोल, जैसे सॉल्यूशन बोलते हैं वैसे ही सोल बोलते हैं। जैसे हम लोगों ने पानी में नमक को डिसॉल्व कर दिया तो दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन। सिमिलरली जब हम सॉलिड और लिक्विड दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल बोलते हैं, सिंपली सोल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एंटासिड होता है जिसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। या फिर जो हम एग बॉयल करते हैं उसमें से जो वाइट पोर्शन होता है, ठीक है, जो जेली लाइक पोर्शन होता है, दैट इज द सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है, वाइट पोर्शन ऑफ एन एग। अंडरस्टूड बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फिफ्थ टाइप, जिसमें ये भी क्या होता है, लिक्विड, और ये भी क्या होता है, लिक्विड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। इसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड द इमल्शंस, ठीक है, इसको इमल्शंस बोलते हैं। जैसे क्या हो गया, पेंट, पेंट जो है आपने एडवर्टीजमेंट में भी देखा होगा, इमल्शन होता है, नेरोलेक्स का हो गया, ठीक है, एशियन पेंट्स हो गए, तो इनमें इमल्शन पेंट्स भी होते हैं। तो पेंट जो है अंडर द कैटेगरी ऑफ द इमल्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा जी हमारे पास जो है अगला, कि अगर ये जो 6 टाइप है, यहाँ पे क्या हो जाए, ये गैस हो जाए और ये क्या हो, लिक्विड, ठीक है, गैस इज प्रेजेंट इन द लिक्विड, तो उसको क्या बोलते हैं, अगेन इट इज कॉल्ड द फोम, उसको भी क्या बोला जाता है, फोम बोला जाता है। जैसे हमारे पास जब हम लोग पानी में सर्फ को या डिटर्जेंट को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसके ऊपर एक फ्रोथ बन जाती है जिसको झाग बोलते हैं, तो दैट फ्रोथ इज अंडर द कैटेगरी ऑफ द फोम, जिसमें से डिस्पर्स्ड फेज जो है वो क्या होता है, गैस, और डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, लिक्विड। अंडरस्टूड। द 7th पोर्शन इज, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे क्या है, गैस, ठीक है। अब गैस में सॉलिड प्रेजेंट है, गैस में सॉलिड प्रेजेंट हो तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड फोम बोलेंगे बेटा, अगेन सॉलिड फोम। ये हम लोगों ने कर तो नहीं लिया पहले, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम, यस, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगेन इट इज कॉल्ड द स्मोक, ठीक है, स्मोक बोलते हैं। स्मोक मतलब जिसको धुआं भी बोल देते हैं, उसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं गैस में जो कि सॉलिड नेचर के होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मोक बोलेंगे। स्मोक में जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे डस्ट हो गया, इसको सॉलिड सोल भी बोल देते हैं, अगेन सॉलिड फोम भी बोल देते हैं, सॉलिड सोल भी बोल देते हैं। सोल हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे लिक्विड का इंट्रोडक्शन हो जाता है, तो इसको सॉलिड फोम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, स्मोक, अगेन इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑल्सो, डस्ट हो गया, ठीक है, अगेन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन। 8th पार्ट जो है बेटा, 8th पार्ट कौन सा आएगा, जब लिक्विड प्रेजेंट होगा गैस में, ठीक है, लिक्विड प्रेजेंट इन द गैस। यहीं पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे जगह कम है तो लेट्स राइट इट ऑन द टॉप। 8th पोर्शन जो है वो आ गया लिक्विड प्रेजेंट इन द जेल। तो लिक्विड प्रेजेंट इन द अगर जेल है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, दैट इज कॉल्ड द एरोसोल, उसको एरोसोल बोलते हैं, ठीक है। एरोसोल में कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, जैसे फॉग होती है, मिस्ट होती है, जो धुंध होती है, ठीक है, सर्दियों में, तो दैट इज द फॉग, और वो एग्जांपल होती है कोलॉइडल सॉल्यूशन की, कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं उसमें। अंडरस्टूड। सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ये हमारे पास एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कोलॉइडल सॉल्यूशंस का, जिसमें से जो इमल्शंस हैं विच
इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन। इमल्शंस को हम लोग थोड़ा सा आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द 8 टाइप्स ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है बेटा इमल्शंस। इमल्शंस क्या चीज होती है? इमल्शन को अगर आपको डिफाइन करना है तो इट इज द काइंड ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, और वी कैन से इट इज द टाइप ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। दोनों जो स्टेट्स हैं वो क्या होती हैं? लिक्विड होती हैं। डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, ठीक है। इमल्शंस जो होते हैं दीज आर ऑफ द 2 टाइप्स। 2 तरह के इमल्शंस प्रेजेंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑयल इन वाटर इमल्शन एंड दूसरा इज वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है। ऑयल इन वाटर इमल्शन और दूसरा जो होता है दैट इज वाटर इन ऑयल इमल्शन। अब इसको हम लोग समझते हैं बेटा। ऑयल इन वाटर में डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा और डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? ऑयल इन वाटर, ऑयल को पानी में डिसॉल्व किया गया है, दैट मीन्स oil is the dispersed phase and water is the dispersion medium. Again a very important question, ठीक है। नेक्स्ट आ गया वाटर इन ऑयल। इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है? वाटर, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है? ऑयल, ठीक है। यानी कि जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ दीज इमल्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बेटा हमारे पास जो होता है कि इनमें क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम की। सो जिसमें हमारे पास जैसे बटर है, ठीक है। बटर क्या होता है? एक तरह का फैट है या कोई भी ऑयल है, ठीक है। उसमें डिस्पर्स्ड फेज जो है दैट इज द वाटर एंड डिस्पर्जन मीडियम इज द ऑयल। जैसे क्रीम हो गया, क्रीम में वाटर में ऑयल होता है, सो वो किसकी कैटेगरी में आ गया? इसकी कैटेगरी में, ऑयल इन वाटर की कैटेगरी में। Understood? So this is the types of emulsion which is very very important for exam point of view. बहुत important role play करता है in the chapter in the topic colloids, ठीक है बेटा। चलो on moving ahead, next topic जो हमारा है अगला, that is the properties of the colloids. आगे हम लोग जो बात करेंगे वो क्या होता है? properties of the colloids. कोलॉइड्स के बारे में हम लोगों ने कल थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बोला था कि जो कोलॉइड्स होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। बहुत रेयर ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो होमोजीनियस हो, जैसे हम लोगों ने एयर बोल दिया था, ठीक है। तो एयर विल गिव यू द होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें से डिस्पर्स्ड फेज भी गैशियस है और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है? गैशियस है। लेकिन वो उसको हम लोग होमोजीनियस नेचर का मानते हैं, इसलिए उसको कोलॉइडल की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा कोलॉइड्स की वो क्या होती है कि कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है। कोलॉइड्स जो है हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? विजिबिलिटी। वो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। विजिबिलिटी क्या चीज होती है? ठीक है, विजिबिलिटी होती है कि अगर हम लोग उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या नेकेड आई से देख सकते हैं या सिंपल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द विजिबिलिटी। सो जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं बेटा उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जैसे हम लोग सस्पेंशन को देख सकते थे ऐसे कोलॉइडल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो जो इनकी विजिबिलिटी है वो क्या होती है कि इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे रख के हम लोग देख सकते हैं। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं दे आर विजिबल अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इनको रखेंगे उसके थ्रू देखेंगे तो देन इट विल बी विजिबल। गॉट इट। नेक्स्ट आता है बेटा फिल्ट्रेबिलिटी, या इसको फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं दे कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं बेटा वो फिल्टर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से पास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग उसको
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या फिर एनिमल मेम्ब्रेन में से पास कराएं तो उसमें से इसके पार्टिकल्स जो हैं वो पास थ्रू नहीं हो सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू इट, ठीक है। अब फिल्ट्रेशन का मतलब समझते हैं। जो बच्चे पहली बार इस वर्ड को समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं या जिन्होंने बहुत टाइम पहले पढ़ा हुआ है, तो फिल्ट्रेशन को अगर हम लोग एक डेली लाइफ की एग्जांपल से देखें, जब हम लोग चाय को पुनते हैं, ठीक है, तो चाय को पुनने के लिए चाय पोनी का यूज़ करते हैं, तो उसमें से जब हम लोग उसको पुनेंगे तो चाय पत्ती जो है वो ऊपर रह जाती है बेटा, और जो चाय है वो हमारे गिलास में या कप में चली जाती है, ठीक है। सो दैट चाय पोनी जो होती है, इट इज़ एक्टिंग एज द फिल्टर पेपर, वो फिल्टर पेपर का एक रोल प्ले करती है उस केस में, ठीक है। तो उसमें से अगर हम देखें कि जो चाय पत्ती का साइज होता है, दे आर ऑफ द सस्पेंशन साइज, दैट चाय पत्ती इज ऑफ द सस्पेंशन साइज, जिसकी वजह से वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, जो चाय पत्ती के डस्ट होती है, ठीक है, अगर हम लोग चाय फिनिश करें तो उस कप में भी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक कलर के, जो कि वो उस चाय पोनी को क्रॉस करके जाते हैं विद द चाय, ठीक है। तो दैट डस्ट पार्टिकल कैन पास थ्रू द चाय पोनी विच इज द फिल्टर पेपर फॉर द चाय। तो उसका जो साइज होता है बेटा, दैट इज ऑफ द, हम लोग बोल सकते हैं एक एग्जांपल लेने के लिए कि दे आर ऑफ द कोलॉइडल रेंज, ठीक है। उसको समझने के लिए हमने ये बोल दिया कि जो मोटी वाली चाय पत्ती होती है दैट इज ऑफ द सस्पेंशन साइज, और जो उसको पास कर जाती है दैट इज ऑफ द कोलॉइडल साइज, ठीक है। तो अगर हमें उस छोटे पार्टिकल को भी पास होने से रोकना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें जो चाय पोनी हमने लगाई उसको और रिफाइन करना पड़ेगा, उसके पोर साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि वो पार्टिकल उसको क्रॉस ना कर सके, अंडरस्टूड। या उसको डबल चाय पोनी लगा के हम लोग कभी भी उसको पुन के देखना, वो पार्टिकल्स जो हैं वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में सिर्फ यही फर्क होता है कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर में हम लोग पोर साइज को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टर पेपर क्या होता है, जिसमें रिड्यूस्ड पोर साइज होता है कि छोटे पार्टिकल्स भी उसको क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। दैट टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन में से कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स जो होते हैं, दे कैन पास थ्रू इट बट दे कैन नॉट they cannot pass through the semi permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको SPM बोलते हैं इन शॉर्ट, वो क्या चीज होती है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें से सॉल्यूट पार्टिकल तो पास नहीं कर सकते हैं लेकिन सॉल्वेंट पार्टिकल्स उसमें से पास कर सकते हैं। दैट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ गया अगला जो हमारे पास है, एक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी, जो होती है बेटा ब्राउनियन मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट जो है, पहली बात तो हमें ये समझना है कि ये किसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है। दिस इज अंडर द नेम ऑफ द रॉबर्ट ब्राउन, जिसके बारे में इसने बताया था। ब्राउनियन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस करने वाला जो साइंटिस्ट था, इंग्लिश साइंटिस्ट, दैट इज द रॉबर्ट ब्राउन, जिसने 1928 में इस मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया था बेटा, ठीक है। अब ये मूवमेंट क्या है, अगर हम लोग देखें कि अगर हम लोगों ने पानी में नमक को भी डिसॉल्व कर दिया, इसकी एग्जांपल मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि इसमें हम लोग हर रोज डील करते हैं, ठीक है। इसको समझना थोड़ा आसान है। कोलॉइड्स के साथ हम लोग डायरेक्टली डील नहीं करते हैं, हमारे पास बना बनाया कोलॉइड होता है, लेकिन पानी में अगर नमक डिसॉल्व करना है तो वी हैव टू डू इट इटसेल्फ, ठीक है, आवरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ब्राउनियन मूवमेंट क्या चीज़ होती है, जब हम किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, या इन केस ऑफ कोलॉइड्स डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में डिसॉल्व करते हैं, तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करते हैं, कोलिजन होता है उनका, ठीक है, कोलाइड करते हैं। तो उनके कोलिजन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं आते हैं एंड दे आर इन द कंटिन्यूअस मोशन। और वो कंटिन्यूअस मोशन कैसा होता है, दैट इज द जिगजैग मोशन विच इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट,
ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है? द कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट एंड विच इज गिवन बाय द रॉबर्ट ब्राउन in 1928. Again a very very important concept for the exam point of view. Got it? ठीक है, तो अगर हम लोग इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी लाइक दिस. They are in the continuous motion, zigzag motion. Zigzag मतलब ऐसा किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो दे आर इन द कंटिन्यूअस मोशन, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं वो रेस्टिंग पोजीशन में नहीं होते हैं. उनमें आपस में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स में इतने ज़्यादा कोलिजन्स होते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्राइकिंग होता है एक दूसरे के साथ या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, जिसकी वजह से वो रेस्ट पोजीशन में नहीं आ पाते हैं एंड दे आर इन द कंटिन्यूअस मोशन विच इज़ कॉल्ड द ब्राउनियन मूवमेंट. अंडरस्टूड? सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी आपको पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है इसमें से. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा जो इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट. आपको ना इसमें, चलो हम लोग इसको एक इंट्रोडक्शन के रूप में कर रहे हैं या एक डेफिनेशन के रूप में कर रहे हैं. पेपर में जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन या विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, ठीक है, विल शो द ब्राउनियन मूवमेंट और विच शो द टिंडल इफेक्ट. तो आपको उन चारों में से टिक लगाना पड़ेगा. जो भी उनमें से कोलॉइड होगा दैट विल गिव यू द आंसर. कोलॉइड की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्राउनियन मूवमेंट का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया, टिंडल इफेक्ट का भी हम लोग डिटेल यहाँ पे करेंगे. पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इन चारों में से कौन ब्राउनियन मूवमेंट शो करेगा या फिर कौन टिंडल इफेक्ट शो करेगा. सो यू हैव टू टिक ऑन द कोलॉइडल सॉल्यूशन. आपको पता होना चाहिए कि उनमें से कोलॉइड कौन सा है. गॉट इट? ठीक है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो आपको इनडायरेक्टली भी आ सकता है और डायरेक्टली भी आ सकता है. ठीक है, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ज़्यादा आपको फोर्सफुली बोल रही हूँ कि इसको मिस नहीं करना है. यू विल गेट 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ कोलॉइड्स. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट आ गया बेटा टिंडल इफेक्ट. टिंडल वॉज द साइंटिस्ट जिसने इस इफेक्ट के बारे में बताया था. बेसिकली टिंडल इफेक्ट क्या है? इट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जब हम लोग किसी सॉल्यूशन, ये हमारे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लीजिए हमने एक इस डार्क कमरे में, इसमें कोई लाइट नहीं चल रही है, एक डार्क है, अंधेरा है, जिसमें हम लोगों ने एक सॉल्यूशन को रख दिया और उधर से हमने एक सोर्स ऑफ लाइट में से जो लाइट ली और उसको इस सॉल्यूशन में से पास कराया. व्हाट विल यू सी? जब आप देखोगे बेटा तो इसमें आपको एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखेगा. ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी, पर पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, वो भी आप सब लोगों ने देखा होगा. तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है? इट इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. अब वो स्कैटरिंग होती कैसे है ना? वो लाइट का स्कैटर होना, उसका रीजन क्या है? साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन. जब कोई लाइट कोलॉइडल सॉल्यूशन में से पास करती है बेटा, तो उनके पार्टिकल्स इतने बड़े साइज के तो होते हैं कि जब उसमें लाइट स्ट्राइक करे तो इट विल गेट स्कैटर लाइक दिस. ठीक है, अगर कोई चीज़ ऐसे उसके रास्ते में हिंड्रेंस आई लाइट रेडिएशन के, तो वो ऐसे स्कैटर हो गई. ठीक है, तो ड्यू टू द पार्टिकल साइज ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन, व्हेन द लाइट एंटर्स इन द सॉल्यूशन इट विल गेट स्कैटर्ड. ठीक है, वो स्कैटर हो जाएगा और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. और वो जो स्कैटरिंग है बेटा वो कुछ इस तरह से होती है, लाइक दिस. ठीक है, या इसके बाहर भी जा रही है. और इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो रिजल्ट होता है, इट विल रिजल्ट इनटू द कोन फॉर्मेशन, जिसको हम लोग टिंडल कोन भी बोलते हैं. ठीक है, तो वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इन द फॉर्म ऑफ अ कोन होती है, जिसको टिंडल कोन बोला जाता है. गॉट इट? नाउ द क्वेश्चन इज, अगेन पेपर में कैसे आएगा कि आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल शो द टिंडल इफेक्ट. ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट उनमें से 3 जो होंगे बेटा वो ट्रू सॉल्यूशंस होंगे और एक जो होगा वो कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा या फिर सस्पेंशन होगा.
ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कभी भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड दैट? उसका रीजन क्या होगा? तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब उनको आप लोग नेकेड आई से तो क्या ही देखोगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी वो दिख जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो इतना छोटा साइज अगर पार्टिकल का है तो उसमें अगर लाइट रेडिएशन स्ट्राइक भी हो जाए, पहली बात तो स्ट्राइक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पार्टिकल का साइज ही निग्लिजिबल है, तो उसमें जो अगर पार्टिकल रेडिएशन स्ट्राइक हो भी गया तो उतने साइज का पार्टिकल जो है वो स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। सो देयर विल बी नो स्कैटरिंग एट ऑल इन केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन, सो देयर विल बी नो टिंडल इफेक्ट इन केस ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, ओनली द कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन विल शो द टिंडल इफेक्ट। अंडरस्टूड बेटा जी? ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ जी, इसके बेस पे आपको दूसरी तरह का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, 4 स्टेटमेंट्स आपको दे देंगे, जो फोर्थ ऑप्शन होती है बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो जो बेसिक हमारी जो टर्म्स आएंगी दैट इज द स्टेटमेंट वाली क्वेश्चन आएगी कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है या टिंडल कोन होता क्या है। अब इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या चीज़ होती है, जब हम थिएटर हॉल में जाते हैं मूवी देखने के लिए तो पीछे से जो स्क्रीन होती है पीछे से कोई एक छोटा सा होल होता है जिसमें से लाइट रेडिएशंस आती हैं और वो आपको अगर आप ऊपर करके देखोगे देन इट विल बी विजिबल टू यू एज वेल। उसमें क्या होता है कि ऐसा एक कोन फॉर्मेशन होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द टिंडल इफेक्ट। इट इज अगेन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं बेटा दे आर ऑफ द कोलॉइडल रेंज, जिसकी वजह से जब उसमें लाइट रेडिएशन स्ट्राइक करती है तो इट विल गेट स्कैटर्ड आउट। ठीक है, वो स्कैटर हो जाती है। सो वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द टिंडल इफेक्ट इज द टिंडल कोन कमिंग फ्रॉम द थिएटर हॉल। ठीक है, सो दिस इज आर टुडेज टॉपिक ऑफ द कोलॉइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया, इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, दिस इज द वेरी स्कोरिंग टॉपिक फॉर द पीटेड एग्जाम। टिल देन थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।